अब हम बात करेंगे अशोक के उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में। हम सब इस बात को जानते हैं कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का पुत्र था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का वो पोता था। ठीक। अब कई साक्ष्य इस बात का उल्लेख करते हैं कि बिंदुसार के जीवन के अंतिम काल में अशोक और उसके भाइयों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इसके उलट कई साक्ष्य ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, बिंदुसार की मृत्यु के बाद ही अशोक और उनके भाइयों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। अब वास्तविक स्थिति क्या थी इसके बारे में कहना कठिन है, लेकिन जैसा साक्ष्य में मिलता है इतना ज़रूर है कि उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था और उत्तराधिकार संघर्ष में जो सफलता मिली थी वो अशोक को मिली थी। इस बात को भी ध्यान रखिए। अब वो 99 भाइयों को मार करके सत्तारूढ़ हुआ था, या उनको, या ये संख्या कुछ कम थी या ज़्यादा थी, ऐसा भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। लेकिन इतना निश्चित है कि उत्तराधिकार युद्ध हुआ था और युद्ध में या उत्तराधिकार संघर्ष में अशोक ने सफलता प्राप्त की और वो मौर्य वंश का सत्तारूढ़ शासक बन गए। इस बात को ध्यान रखिए। अब बात करें उत्तराधिकार संघर्ष की तो टू द पॉइंट आए। यद्यपि 273 ईसा पूर्व में अशोक ने राजगद्दी पर अधिकार लगभग सुनिश्चित कर लिया, यानी कि 273 ईसा पूर्व के आसपास जो बिंदुसार की वो मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद आप यूँ कह दीजिए, मृत्यु के समय के आसपास कह दीजिए, उसके बाद कह दीजिए, तो अशोक को ऐसा हो गया, फिक्स हो गया था कि अशोक ही अब मतलब भी जो राजगद्दी है उसको हथिया लेगा। ठीक है ना, ये इस बात का एक निश्चय हो गया कि अशोक ही आगे सत्तारूढ़ होगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखें कि बिंदुसार ने अपने जीवन काल में जो सुसीम था उसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इस बात को भी ध्यान रखिए। अब आगे बात करें। लेकिन सत्ता स्थायित्व या निर्बाध शासक बनने के लिए उसे 4 सालों तक उत्तराधिकार संघर्ष लड़ा पड़ा, जिसने उसमें सफलता मिली। लेकिन सत्ता स्थायित्व या निर्बाध शासक बनने के लिए उसे 4 सालों तक उत्तराधिकार संघर्ष लड़ना पड़ा, जिसमें उसे सफलता मिली और उसने अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाया, यानी कि 233 ईसा पूर्व में तो राजा बन गया, लेकिन राज्याभिषेक कब होगा, उसके 4 साल बाद होगा। अब इसका कारण ये है क्योंकि 4 साल तक उत्तराधिकार संघर्ष चला था। अंततः अशोक उसमें विजेता रहा और बाद में 269 ईसा पूर्व में उसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। इस बात को ध्यान रखें। आगे बात करें। उपरोक्त उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, महाबोधि वंश तथा तिब्बती सिंहली और चीनी साक्ष्यों से मिलता है। इस बात को जानकारी कि उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में ये जो साक्ष्य मैंने लिखे हैं, बताए हैं, उनमें से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दिव्यावदान ग्रंथानुसार उत्तराधिकार संघर्ष बिंदुसार के जीवन काल में ही शुरू हो गया था, जिसमें बिंदुसार सुसीम के पक्ष में था, तो वहीं प्रधानमंत्री कल्लाटक और अमात्य राधागुप्त, और ये राधागुप्त आगे चल कर के प्रधानमंत्री भी बनेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो राधागुप्त अशोक के पक्ष में थे। इस गृह युद्ध में अशोक विजयी रहा। हालांकि उपरोक्त विवरण को डॉक्टर स्मिथ और DR भंडारकर इत्यादि विद्वान क्या मानते हैं, असत्य मानते हैं कि भंडारकर महोदय और जो स्मिथ महोदय वो इस घटना की जो विवरण है, जो विवरण दिव्य अवदान ग्रंथ में मिलता है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, उसे असत्य बताते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, यानी कि उसकी सत्यता पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अशोक के विजय अभियानों के बारे में बात करें तो हालांकि अशोक के साम्राज्य में ये जो मैंने 2 नाम लिखे हैं, कश्मीर और कलिंग, इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र थे, लगभग संपूर्ण भारत और भारत के बाहर नेपाल तक का, बांग्लादेश तक का, इधर अपने भारत की उस समय की उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों की बात करें और इनके सीमावर्ती प्रदेशों की बात करें, तो ये सारे जो क्षेत्र थे वो अशोक के साम्राज्य में थे। आप कुल मिला के यूँ भी कह सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के द्वारा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो अशोक को जो साम्राज्य मिला था वो, और प्लस में अशोक के द्वारा जो नए क्षेत्र मतलब हथियाए गए थे। इसके अलावा अशोक ने धर्म विजय के द्वारा भी कुछ क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया था। इस बात को ध्यान रखिए। अब कश्मीर विजय की बात करें तो राजतरंगिणी में अशोक को कश्मीर का पहला मौर्य शासक बताया गया, जिसमें श्रीनगर की स्थापना भी अशोक के दौरान मानी जाती है। ठीक। उसके बाद बात करें कलिंग विजय की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कलिंग विजय के दौरान अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, तो ये कलिंग विजय अशोक के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है। 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख अनुसार वहाँ किसका शासन था, नंदराज का शासन था, और यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था।
अब उसके अलावा बात करें तो कलिंग युद्ध के कारण क्या थे, ऐसा कौन सा संभावित कारण थे जिससे ये हुआ कि कलिंग युद्ध लड़ना पड़ा। तो इसके पीछे कई सारे विद्वान अपना मत रखते हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य मुख्य मत है उनके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहला जो यूनानी विद्वान प्लिनी है उनके मत की चर्चा की जाए तो उनका ये मानना था कि व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से ही आक्रमण किया गया था, यानी कि सम्राट अशोक अपने व्यापार और व्यवसाय का विस्तार करना चाहता था, या कलिंग की जो स्थिति थी वो व्यापारिक दृष्टि से क्या थी, महत्वपूर्ण थी, इस वजह से भी आक्रमण किया गया, ये प्लिनी का मानना है। उसके बाद बात करिए कौटिल्य अर्थशास्त्र की, तो ध्यान रखना अर्थशास्त्र की रचना अशोक से पहले हो चुकी थी। अब इसमें अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं मिलेगा कि अशोक ने, देखिए क्योंकि अशोक के जन्म से पहले ही उस अर्थशास्त्र की रचना हो चुकी थी, लेकिन अर्थशास्त्र में आक्रमण का कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन कलिंग महत्व प्रसिद्ध क्यों था ये कारण बताया गया। तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, और आगे चलकर विद्वान कहते हैं कि हो सकता है हाथियों को लेने के लिए अशोक ने वहाँ क्या आक्रमण किया। उसके बाद बात करें तारानाथ की, ये तिब्बती इतिहासकार है। नागों ने अशोक के मणि मुक्ताओं की चोरी कर ली थी, जिसे वापस लेने के लिए आक्रमण किया गया, ये अलग तथ्य बताते हैं। उसके बाद रोमिला थापर की बात करिए, अशोक समुद्री व्यापार पर नियंत्रण करना चाहता था, ठीक। उसके बाद बोचगार्ड लेविन, ये पाश्चात्य इतिहासकार है, सामरिक व व्यापारिक महत्ता के कारण आक्रमण किया गया, ऐसा इनका मानना है। उसके बाद बात करिए अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख करने वाला 13वां अभिलेख, ध्यान रखिए 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। कलिंग में ना होकर धौली व जोगढ़, यानी कि है तो उड़ीसा में, लेकिन ये कलिंग में नहीं है, धौली और जोगढ़ अलग स्थान है, नामक स्थानों पर थे, जिस पर विद्वानों का अनुमान है कि अशोक कलिंग विजय की स्मृति वहाँ के निवासियों को नहीं दिलाना चाहता। यानी कि कलिंग में इस अभिलेख की स्थापना इसलिए नहीं की गई क्योंकि लोग उसको पढ़ करके वापस दुखी न हो कि हमारे राज्य पर आक्रमण किया गया, इस प्रकार से वो लोगों को ये याद नहीं दिलाना चाहता था कलिंग युद्ध के बारे में। इन दोनों स्थानों के अभिलेख आदेशों में अशोक ने अधिकारियों को आदेश दिया कि यहाँ की प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार किया जाए। कलिंग युद्ध का महत्व क्या है, तो इससे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, जिससे अब उसने रणनीति के स्थान पर दम नीति का पालन किया। हालांकि दम और दम नीति की अवधारणा के रूप में मूल संबंध बौद्ध धर्म के सिद्धांतों अथवा बुद्ध की शिक्षाओं से था, इस बात को ध्यान रखें।